नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखिए ये आपका लोगों का सिलेबस है जो UPBT के ऑफिशियल साइट से जो है डाउनलोड किया गया है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको MF लिखते हैं, फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमिबिलिटी, एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैराडीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF और सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज कोशिश करेंगे तो यहाँ तक जो है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन तक समाप्त करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, इनको जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के टॉपिक। तो पहला टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड EMF। आइए समझते हैं इसको, ये क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दो तरह या दो प्रकार की EMF उत्पन्न कर सकते हैं, या इस पूरे वाक्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF होता है और दूसरा होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। तो प्रेरण द्वारा दो विधियों से जो है EMF इंड्यूस्ड कराया जा सकता है या प्रेरित कराया जा सकता है, जिसमें एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनेमिक होता है। ये स्टैटिक और डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। उपरोक्त दोनों ही विधियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के आधार पर ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम के आधार पर ही उत्पन्न होते हैं। कितनी मात्रा में उत्पन्न होंगे वो फैराडे का नियम ही बताता है। आइए हम लोग देखते हैं फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए हैं। पर प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है जब किसी परिपथ या कुंडली में से संलग्न चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में एक EMF प्रेरित होता है। तो फैराडे के प्रथम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या है कि यदि किसी परिपथ या कुंडली में जब ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जिनको हम लोग बोलते हैं, इनमें परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक EMF जनरेट होता है। पहला नियम ये बस इतना ही बताता है। इसके बाद दूसरा नियम बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका परिमाण कितना होगा, ये दूसरे नियम द्वारा पता चलता है। तो आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। द्वितीय नियम है किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के दर के सीधे समानुपाती होता है। नोट, यदि किसी कुंडली में एक टर्न है तो फ्लक्स 5 फ्लक्स है और n टर्न है तो n5 फ्लक्स होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि एक टर्न है तो 5 फ्लक्स और n टर्न है तो n5 फ्लक्स हो जाएगा। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, -E बराबर d∅dt d/dt ऑफ n∅। तो देखिए इसको फाई के सापेक्ष जो है अवकलित किया जा रहा है, तो n जो है बाहर निकल जाएगा, तो इसको -E बराबर हो जाएगा n d∅dt वोल्ट। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि जो ये लेंज के नियम के अनुसार ये माइनस साइन आता है। अभी हम लोग जो है लेंज के नियम को भी पढ़ेंगे कि लेंज का नियम क्या बताता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो माइनस साइन आता है, माइनस साइन यहाँ भी रह सकता है या यहाँ भी रह सकता है, दोनों बात एक ही है। क्योंकि अगर इस तरह इधर रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो E बराबर -n d∅dt, और ये माइनस चिन्ह किसके कारण आता है, लेंज के नियम के अनुसार। तो लेंज का नियम आइए देख लेते हैं, लेंज का नियम क्या होता है। देखिए
लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का अपोज करती है, विरोध करती है। इसी कारण जो है यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन के सिर्फ इतना दिखाता है कि ये विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका अपोज कर रहा है या विरोध कर रहा है। तो यह किसके कारण उत्पन्न हुआ है? फैराडे के प्रथम नियम में बताया जा चुका है कि यह फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध करता है लेंज के नियम के अनुसार। अब हम लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ लिया है, तो अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो दो टाइप के होते थे, पहला स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, दूसरा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था। तो उसमें से हम लोग पहला देखते हैं स्टैटिक या फिर स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या होता है? देखिए, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहला है पारस्परिक या अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ये पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें से पहला देखते हैं हम लोग अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कम से कम देखिए दोस्तों दो कुंडलियों का होना जरूरी है, जिसमें एक पहली कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, और इन दोनों कुंडलियों का पास पास रहना भी जरूरी है। अगर ये कुंडलियाँ पास पास नहीं होंगी तो अन्योन प्रेरण की घटना नहीं होगी। तो अन्योन प्रेरण की घटना क्या होती है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसमें दो कुंडलियाँ अत्यंत समीप रखी होती हैं। ये विद्युतीय रूप से अलग होती हैं, अर्थात इनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये पहली कुंडली हो गई और ये दूसरी कुंडली होगी। ये दोनों कुंडलियाँ पास पास तो रखी हुई, लेकिन इनके कनेक्शन जो है आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली जो है अलग अलग होती हैं। जब पहली कुंडली में धारा परिवर्तन होता है तो पहली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली से संबंधित पहली कुंडली का फ्लक्स भी परिवर्तित होता है, जिससे कुंडली बी में एक विद्युत वाहक बल E2 बराबर N2∅12/dt वोल्ट प्रेरित होता है। अभी आप लोगों को समझा देता हूं मैं कि ये कैसे आया है और ये क्या है। देखिए, जब इसमें हम लोग पहली कुंडली में यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड, उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक या किसी कुंडली में जो है करंट फ्लो होता है तो उसमें जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, यानी फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगर इसमें अल्टरनेटिंग नेचर का जो है हम लोग करंट फ्लो कराएं तो इसमें जो इस कुंडली में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या फिर उत्पन्न होगा, इसमें लगातार परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा का जो है नेचर ही ऐसा है कि वो अप डाउन हो रहा है, जिसके कारण इसमें फ्लक्स भी अप डाउन होंगे। तो ये फ्लक्स जब अप डाउन होगा, इसी के बगल में दूसरी कुंडली रखी हुई है तो इसका फ्लक्स इसके साथ भी लिंक करेगा, इसका फ्लक्स इसके साथ भी लिंक करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन यहाँ से निकलकर इसको भी टच करेंगी। तो जैसे ही इसका फ्लक्स इसमें टच करेंगी तो ये तो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, ये फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो जो इसी का फ्लक्स इसमें जो टच करेगा यानी इससे पास होगा तो ये भी परिवर्तित होगा। अगर ये फ्लक्स परिवर्तित होगा, वहीं पर फैराडे का जो है प्रथम नियम आ जाएगा कि यदि किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इसमें तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। और ये पहली कुंडली के फ्लक्स के कारण जो है प्रोड्यूस हुआ है। इस फ्लक्स इसका था लेकिन प्रोड्यूस इसमें हुआ, इसीलिए इसको अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं E2 बराबर होता है N2, टर्न इसका लेंगे और फ्लक्स जो इसके कारण इसमें लिंक हुआ है, इसके पहली के कारण दूसरी में जो लिंक हुआ है, यानी 512 क्या डिनोट करता है कि पहली का फ्लक्स दूसरी के साथ लिंक हुआ है बाय dt। ये हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का द्वितीय नियम के अनुसार E2 बराबर N2∅12/dt प्रेरित हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थात यदि दो कुंडलियाँ एक ही रहेगा, ये डबल लिखा गया है। यदि दो कुंडलियाँ पास पास रखी हो तो पहली में धारा या फ्लक्स में बदलने से दूसरी में उत्पन्न ईएमएफ अन्योन प्रेरित ईएमएफ कहलाता है।
यानी अन्योन्य प्रेरण की घटना दो कुंडलियों के मध्य होती है। साफ साफ कुल मिला के कहना यही है। इसके बाद हम लोग स्वप्रेरण की घटना को देखते हैं कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है और स्वप्रेरित घटना क्या है। देखिए दोस्तों, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को जानने से पहले हम लोग स्वप्रेरण घटना के बारे में जान लेते हैं। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये दूसरी कुंडली में नहीं होता है। जिस कुंडली में धारा परिवर्तन होता है या फ्लक्स परिवर्तन होता है वह अकेली एक ही कुंडली होती है। उसी के कारण उसी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया हुआ है इसी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हमारा जो है दाहिने साइड वाला जो है ये वाला फिगर मान लेते हैं, नहीं दूसरा वाला। तो जैसे ही हम लोग इसमें अल्टरनेटिंग टाइप का जो है करंट फ्लो कराएंगे, इस कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होगा। मान लेते हैं फ्लक्स शुरू में phi1 था, बाद में phi2 हो गया, क्योंकि करंट हमेशा बदलता है एसी नेचर का। अभी एसी करंट हम लोग जो है PEE में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े नहीं हैं, पढ़ेंगे। तो एसी का जो नेचर होता है कुछ मैं बता देता हूँ, इस टाइप का होता है। अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। ये देखिए कुछ इस टाइप का नेचर में होता है। इधर जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये उसका टाइम होता है इधर। तो ये समय के साथ हमेशा बदलते रहता है। तो समय के साथ बदलने के कारण देखिए ये क्या होता है, इसमें भी समय के साथ बदलने वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो इसी का फ्लक्स इसी के साथ लिंक करेगा, इसी कुंडली के साथ लिंक करेगा। तो इसी में जो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा जिसे E1 कहते हैं। तो इसमें केवल एक ही कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन से उसके साथ संलग्न फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ स्वप्रेरित ईएमएफ होगा, जैसा कि E1, यहाँ E1 जो फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ, तो ये हो गया हमारा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद जो है दूसरा, ये हमारे जो है स्टैटिक के भाग थे, स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक के भाग थे, जिसमें दो भाग थे। एक होता था म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरा होता था सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसी में है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो दूसरा टाइप होता था प्रेरित विद्युत वाहक बल का। देखिए दोस्तों, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें मोशन आएगा, गति आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि किसी भी गतिक विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए एक तो कुंडली होती है और एक दूसरा होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या बोल लीजिए चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों में से किसी एक में जो है रोटेशन होना चाहिए, तब जाके गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थ्योरी में लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से कुंडली से संलग्न फ्लक्स में लगातार परिवर्तन से कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाया जाए या चालक को घुमाया जाए, तो जैसे घुमाएंगे तो चालक जो घूमेगा उसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस को कट करेगी, या उसमें लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो घूम रहा है। कभी जीरो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस टाइप के ईएमएफ को जो बोलते हैं हम लोग गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें शर्त ये है, या तो कुंडली गतिमान हो या तो जो है चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो। थ्योरी में तो बताया गया है कि जो है कुंडली गतिमान है। देखिए यहाँ घुमाने से, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से कुंडली को घुमाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो कुंडली घूमे या तो चुंबकीय क्षेत्र घूमे, दोनों में से कोई एक रोटेट करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम जो है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है।
गति प्रेरित विद्युत वाहक बल या तो फील्ड की गति के कारण या तो चालक की गति के कारण उत्पन्न होता है। यही बात मैंने बताया, यही बात यहाँ लिखी हुई है, इसीलिए इसे गति प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कोई L लंबाई का चालक किसी B फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ये गति विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है, इससे संबंधित ये थ्योरी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कोई L लंबाई का चालक किसी B फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से घूम रहा है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF का मान क्या होता है, E बराबर होता है, EMF बराबर होता है, जिसको EV लिखते हैं हम लोग। E बराबर हो जाएगा VVL। यहाँ V हमारा वेग है, इसको बोल्ट मत समझिएगा, ये हमारा वेलोसिटी है, जिस वेग से हमारा चालक देखिए चुंबकीय क्षेत्र में मोशन कर रहा है। VVL साइन थीटा होता है, ठीक। जहाँ ये थीटा क्या है, वेग और जो है चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अब यहाँ तक हो गया। देखिए चुंबकीय ये गतिक विद्युत वाहक बल के नियम से बल से हमको गतिक विद्युत वाहक बल का परिमाण तो मिल गया, लेकिन इसकी दिशा कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए जो है फैराडे ने एक नियम दिया, जिसे जो है फैराडे का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग इस गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फैराडे का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यह हमें क्या बताता है, जो डायनेमिकली यानी गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा को बताता है। तो इन्होंने क्या कहा था, देखिए इस नियम की सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोण पर रहें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ रखें तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की तरफ रखें तो मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए ये इसका थ्योरी हो गया। इससे अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, मैं जब इसका चित्र दिखा के इसको समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका चित्र देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का फिगर। इससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग ने क्या कहा था, कैसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को परस्पर समकोण पर रखते हुए, देखिए ये तीनों उंगलियां जो है इस तरीके से ऐसे जो है समकोण पर रखी हुई हैं। मैं थोड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरीके से समकोण पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है। समकोण पर रखी हुई हैं। तो अगर हम ये अपनी जो है अंगूठे को चालक के गति की दिशा में रखें और ये जो अपनी जो है तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के लाइन की दिशा में रखें, तो ये हमारा जो मध्यमा उंगली होगी, ये जो उसमें डेवलप करंट होगा कुंडली में या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी, ये इसको डिनोट करती है, ये वाली उंगली। इस तरीके से हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस फिगर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कैसे हम लोग किसी गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व। ये देखिए दोस्तों, दो घटनाएं होती हैं, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व। इसको जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे
धन्यवाद।